सभी को प्यार नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुरेंद्र एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था मानव रोग। मानव रोग से संबंधित हमने बैक्टीरिया या जीवाणु से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अगला हमारा टॉपिक चल रहा है वायरस। वायरस में हमने कुछ रोग को पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा रोग आएगा पोलियोमाइलिटिस। हमारे शरीर में पहले सबसे खतरनाक बीमारी होती थी पोलियो, उसकी कोई वैक्सीन नहीं थी। तो उसी को आधार पर रखते हुए WHO ने 1984 से एक बड़ा विश्व स्तर पर कार्यक्रम चलाया, जिसमें उन्होंने एक टारगेट बनाया कि 2000 तक पूरे विश्व को पोलियो से मुक्त कर देंगे। तो उन्होंने धीरे धीरे इस वैक्सीन को पूरे वर्ल्ड में बढ़ाया। WHO यानी होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी संस्था होती है जो पूरे विश्व में स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी एक्टिविटी होती है उनको वो हैंडल करती है या उसका ध्यान रखती है। तो आइए आज पढ़ते हैं पोलियोमाइलिटिस बीमारी है जो हमारे शरीर में किस प्रकार फैलती है। पोलियोमाइलिटिस बीमारी होती है वो जन्मजात भी हो सकती है या जन्म के बाद छोटी अवस्था में, अवस्था जो फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक हो सकती है, उसमें जो पोलियोमाइलिटिस दवाई होती है उसको OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन से ड्रॉप के माध्यम से पिलाया जाता है। जो छोटी अवस्था लेके जो 5 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको पिलाया जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि पोलियो के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, हमारे शरीर में किस वायरस से अंदर फैलता है। तो सबसे पहले ये OPL यानी ओरल पोलियो वैक्सीन से इसको ठीक किया जा सकता है, इसका इफेक्ट रहता है हमारे शरीर में। उसके बाद में इसका जो वायरस होता है उसको बोलते हैं इंटेरो वायरस। सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़े उससे संबंधित जितनी बेसिक जानकारी होती है उनको पढ़ लो। सबसे पहले इसका जो वायरस, कौन सा वायरस होता है जो हमारे शरीर में एंट्री करता है, तो इसका होता है इंटेरो वायरस। इंटेरो वायरस से हमारे शरीर में ये रोग फैलता है, या इसको पोलियो वायरस भी बोलते हैं। मैंने जब जीवाणु की क्लास स्टार्ट की थी, बैक्टीरिया से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनके जितने भी बैक्टीरिया थे मैंने उनको बताया था कि बैक्टीरिया जितने भी होते हैं उनके इंग्लिश में नाम याद कर लो। तो उनसे जितने भी बैक्टीरिया संबंधित जितने भी उनके बैक्टीरिया हो गए तो उनके इंग्लिश में नाम उसका जरूर मिलेगा। तो ये कौन से वायरस से हमारे शरीर में फैलता है, तो होता है इंटेरो वायरस या पोलियो वायरस। इंटेरो वायरस या पोलियो वायरस, इंटेरो वायरस या पोलियो वायरस। उसके बाद में आता है कि हमारे शरीर को किस भाग को ये इफेक्ट करता है। ये हमारे शरीर का सबसे जो एक्टिव भाग होता है, जो हमारे शरीर की एक्टिविटी करने के लिए सबसे सहायक भाग होता है, तंत्रिका तंत्र। ये सबसे ज़्यादा हमारे तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है। जैसे हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है तो हमारे शरीर में लंगड़ापन आ जाता है। कभी कभी आपने आपके आसपास के इलाकों में देखा होगा कि कोई व्यक्ति हाथ से लंगड़ा होता है, कोई पैर से लंगड़ा होता है, तो उनको छोटी अवस्था में पोलियो की ड्रॉप नहीं मिली थी, इसी कारण उनके शरीर में लंगड़ापन आ जाता है। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कहाँ इफेक्ट डालता है, तो तंत्रिका तंत्र में डालता है। तो सबसे ज़्यादा तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है। उसके बाद में बड़े स्तर पर एक अभियान चलाया गया जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चलाया। उसने सबसे पहले स्टार्ट किया था 1988 में। उसके बाद में सबसे पहले ये आता है कि इसका इंजेक्शन कौन सा होता है। इसको सही करने के लिए हमारे शरीर में किस प्रकार का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इसका इंजेक्शन होता है साल्क इंजेक्शन। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज भी साल्क वैज्ञानिक ने की थी। साल्क वैज्ञानिक ने। इसकी खोज की थी पोलियो वायरस की, साल्क वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी 1957 में। उसके बाद में यह आया था OPV, जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसकी खोज किसने की थी? ओरल पोलियो वैक्सीन की इसकी खोज की थी एल्बर्ट सेबिन ने। एल्बर्ट सेबिन ने इसकी खोज की थी, एल्बर्ट सेबिन ने। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप भी साथ में लिखते जाओगे। इसकी खोज की थी 1957 में। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित इसकी वैक्सीन है, जो छोटे बच्चों में 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों में मुंह में ड्रॉप के रूप में डाली जाती है, जो एक टीके के रूप में प्रयोग की जाती है, जो पोलियो के इफेक्ट को कम करती है। तो उसके बाद में इसको पूरे विश्व में इसके इफेक्ट को कम करने के लिए WHO ने एक बड़ा अभियान चलाया था। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो स्वास्थ्य संबंधी जितने भी वर्ल्ड स्तर पर
हरकतें होती हैं, एक्टिविटी होती है, उनको ये देख रेख करती है। इसने सबसे पहले 1988 में इस अभियान को स्टार्ट किया था और इसका टारगेट था कि वर्ष 2000 तक पूरे विश्व को पोलियो से मुक्त करना है, पूरे विश्व को पोलियो से मुक्त करना है। लेकिन अभी भी कुछ अफ्रीकी देशों में इसके कुछ केस देखे गए हैं और पिछले साल या 2 साल पहले पाकिस्तान में भी इसका केस देखा गया था। तो देखो उसके बाद में इसका स्टार्ट इसने किया था 1988 में और इसका टारगेट था कि वर्ष 2000 तक पूरे विश्व को पोलियो मुक्त करना है। लेकिन इसका पोलियो मुक्त उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उसके बाद में ये भारत में सबसे पहले इसका जो पोलियो वैक्सीन आई थी, ये कब आई थी? तो 1984 में दिल्ली में सबसे पहले स्टार्ट की थी, दिल्ली में सबसे पहले स्टार्ट की थी। और 1995 में पूरे भारत में ये बड़े स्तर पे प्रारंभ किया गया था, पूरे भारत में बड़े स्तर पर इसको प्रारंभ किया गया था। देखो पूरे विश्व में 1988 से 2000 तक इसका टारगेट था कि पोलियो मुक्त करना है पूरे विश्व को। लेकिन ये पोलियो मुक्त अभी तक नहीं हुआ है पूरा वर्ल्ड, क्योंकि कुछ अफ्रीका देशों में आज भी इनके केस देखे गए हैं। भारत में सबसे पहले इस वैक्सीन का प्रारंभ कब स्टार्ट हुआ? तो 1994 में और पूरे भारत में 1995 में। अब देखो उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व में पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? देखो इसका वायरस क्या हो गया? एंटेरो वायरस। ये सबसे ज़्यादा हमारे शरीर पर कहाँ इफेक्ट करता है? तो तंत्रिका तंत्र। इसका इंजेक्शन क्या होता है? साल की इंजेक्शन। उसके बाद ओपीवी क्या होती है? ओरल पोलियो वैक्सीन, जो छोटे बच्चों 0 से लेकर 5 वर्ष तक बच्चों में ड्रॉप के रूप में डाली जाती है। उसके बाद इसकी खोज किसने की? तो अल्बर्ट सेबिन ने। अल्बर्ट सेबिन ने कब की थी? 1957 में। अल्बर्ट सेबिन 1957 में। और इसकी साल वैज्ञानिक ने। WHO ने इस अभियान को कब स्टार्ट किया? 1988। 2000 तक इसका टारगेट था पूरे वर्ल्ड को पोलियो से मुक्त करना। भारत में सबसे पहले कब आया? 1994, पूरे भारत में 1995। उसके बाद में क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, वन लाइनर क्वेश्चन कैसे बन सकता है? रेलवे में बन सकता है, या आप कोई भी ग्रुप डी वगैरह तैयारी कर रहे हो तो SSC GD की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन बन सकता है कि पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? पोलियो दिवस, या इसकी टैगलाइन क्या है? कभी कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन है कि इसकी टैगलाइन या इसकी थीम क्या होती है? इसकी थीम आपने सुनी होगी, 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की। और इसकी पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस। और 2 बूंद जिंदगी की इसकी थीम रहती है हमेशा, 2 बूंद जिंदगी की। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था? भारत पोलियो मुक्त 2014 में हो गया था। भारत पोलियो मुक्त। अभी भारत में वर्तमान में कोई भी पोलियो के केस नहीं दिखाई देते हैं। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था? 2014 में। भारत अभी भी अपने पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह को पोलियो वैक्सीन सेल करता है। तो भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था? 2014 ईस्वी में। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। इसकी थीम क्या होती है? 2 बूंद जिंदगी की। ये हमने पढ़ लिया पोलियो माइलिटिस के बारे में जितना भी होता है। उसके बाद हमारा वायरस से संबंधित अगला रोग होता है बुखार। वायरस से संबंधित अगली बीमारी आती है जुखाम या बुखार। जुखाम या बुखार। जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है तो हमारे शरीर में उस सहन करने की शक्ति कम हो जाती है, तब हमारे शरीर में जुखाम या बुखार होता है। तो ये किससे संबंधित होता है? तो ये वायरल बीमारी होती है, वायरस से संबंधित ये रोग है। जुखाम किससे होता है? तो वायरस से होता है। इसकी उत्तरदायी वायरस कौन सा होता है? इसका उत्तरदायी वायरस होता है राइनो वायरस। इसका उत्तरदायी वायरस होता है राइनो वायरस। इसका उत्तरदायी वायरस होता है राइनो वायरस। याद क्या रखना, हमारे शरीर में जुखाम होता है वो किस कारण फैलता है? वायरस के कारण। इसका उत्तरदायी वायरस कौन सा होता है? तो सर राइनो वायरस। राइनो वायरस, इसका उत्तरदायी वायरस रहता है राइनो वायरस। उसके बाद में अगली बीमारी आती है, वो आती है खसरा या मिजल्स। खसरा या मिजल्स। खसरा या मिजल्स। अब खसरा भी किस कारण होती है? तो ये होती है वायरस के कारण, खसरा या मिजल्स। तो ये हमारे शरीर में कौन से वायरस से फैलती है? ये वायरस से फैलती है पैरामिक्सो। वायरस होता है पैरामिक्सो। ये किस वायरस के कारण हमारे शरीर में फैलती है? तो सर ये होता है पैरामिक्सो वायरस। मिजल्स हमारे शरीर में किस प्रकार फैलती है? तो वायरस के रूप में। कौन सा वायरस उत्तरदायी रहता है? तो पैरामिक्सो वायरस। खसरा मिजल्स के लिए पैरामिक्सो वायरस उत्तरदायी रहता है। उसके बाद ये एक होता है जर्मन खसरा, एक होता है नॉर्मल खसरा, एक होता है जर्मन खसरा जो जर्मनी क्षेत्र में फैलता है, उसका भी एक वायरस होता है। क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे 2018 में कि जर्मन खसरा होता है वो किस वायरस के कारण फैलता है? तो वो होता है
रूबियोला वायरस। रूबियोला वायरस, रूबियोला वायरस से ये जर्मन खसरा फैलता है। देखो खसरा एक होता है जो नॉर्मल मीजल्स होता है, वो किस कारण फैलता है, तो पैरामिक्सो वायरस के कारण। जर्मन खसरा होता है वो किस कारण फैलता है, रूबियोला वायरस से। किससे, रूबियोला वायरस से। इसके लक्षण क्या होता है, तो इसके लक्षण होता है नाक और कानों में पानी बहता है। लक्षण क्या होता है, इसका लक्षण, इसके लक्षण होता है नाक और आंखों में पानी बहता है। नाक और आंखों से पानी बहना, नाक और आंखों से पानी बहना, नाक और आंखों से पानी बहना, ये इसके लक्षण होते हैं। उसके बाद होता है कि बुखार आना, बुखार आना। ये सब कौन सी डिजीज़ है, तो ये वायरस से फैलती है, वायरस से फैलती है। उसके बाद आता है कि नाक और आंखों से पानी बहना और बुखार आना, ये किसके लक्षण होते हैं, तो ये वायरल डिजीज या खसरा या मिजल्स के कारण होता है। उसके बाद में हमारे शरीर पर लाल चकत्ते बन जाते हैं। लाल चकत्ते किस कारण बनते हैं, तो मिजल्स या खसरा के कारण बनते हैं। हमारे शरीर में तीसरा इसका लक्षण होता है लाल चकत्ते बनना, लाल चकत्ते बनना। ये भी किस कारण बनते हैं, तो ये भी बनते हैं खसरा या मिजल्स के बारे में। मिजल्स के बारे में कितना याद रखना है, वायरस पैरामिक्सिको, जर्मन खसरा तो रूबियोला वायरस, नाक और आंखों से पानी बना ये इसके लक्षण होते हैं, बुखार आना ये भी इसके लक्षण होता है, लाल चकत्ते बनना ये भी इसके लक्षण होता है। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय में आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिल सके। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आने वाले समय में आपको अच्छे अच्छे टॉपिक मिलते रहेंगे और कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। मैं आपको श्योरिटी के साथ बताता हूँ कि जो अपन टॉपिक पढ़ लेंगे उससे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं जाएगा। जो टॉपिक जितने बनते हैं, जो भी जैसे कि टॉपिक पढ़ा उस पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं, वो सारे निकालेंगे तो क्वेश्चन कहाँ से बाहर जाएगा। अगला आता है चेचक। अगला वायरस से होने वाला रोग आता है चेचक। अगला रोग आता है चेचक, जिसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। अब जैसे ये लिखा तो ये कौन से वायरस से फैलता है, चेचक। चेचक फैलता है पेरियोला वायरस से, पेरियोला वायरस। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में जो चेचक रोग होता है वो किस वायरस के कारण फैलता है या किस विषाणु से फैलता है, वो होता है पेरियोला वायरस। तो इसके भी लक्षण क्या होता है, कैसे पता लगेगा कि हमारे शरीर में चेचक बीमारी हो गई है या किस वायरस के कारण हो गई, तो पेरियोला। इसके लक्षण होता है लाल दाने और फोफले होना, फफोले होना, लाल दाने होंगे। उसके बाद ये लाल दाने फफोलों में चेंज हो जाते हैं, फफोलों में बदलना। ये किसके लक्षण होते हैं, तो ये लक्षण होते हैं चेचक के। चेचक वायरस कौन सा, पेरियोला, लाल दाने या फफोलों में बदलना। उसके बाद में इसका टीका छोटे अवस्था में होते हैं उस टाइम लगा लिया जाता है। जैसे कि देखो ये शरीर में किस प्रकार से फैलता है, जैसे कि देखो टीका क्या होता है। टीका यदि हमारे शरीर में, मैंने अभी क्या बताया था, पिछली बार भी मैंने बताया था पिछली क्लास में कि अभी वर्तमान में कोविड-19 का कोई भी टीका नहीं आया था। टीका आ जाएगा बच्चों में, जब ये टीका लगा दिया जाएगा तो आने वाले समय में इस रोग हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी बन जाएगी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के सामने लड़ेगी। हमारे शरीर में से एक एंटीजन होता है, एंटीजन क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। जैसे ही हमारे शरीर में ये टीका लगा लिया जाएगा तो कोई भी वायरस अंदर आएगा तो उससे लड़ने के लिए वो शक्ति आ जाती है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो हमारे शरीर में ये टीका होता है, बच्चों में लगा दिया जाता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, लाल दाने होंगे, लाल दाने होने के बाद फफोले बन जाते हैं। और इसका वायरस क्या होता है, इसका वायरस होता है पेरियोला। ये कौन सा रोग हो गया, चेचक, जो किस कारण फैलता है, वायरस के कारण। अब अगला रोग आता है छोटी माता, जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स। छोटी माता जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। अब इसका उत्तरदायी वायरस होता है वेरिसोला। उसका था वेरियोला, इसका होता है वेरिसोला, याद रखना। उसका होता है वेरियोला, इसका होता है वेरिसोला। वेरियोला किसका होता है उत्तरदायी वायरस, वो होता है चेचक का। इसका होता है वेरिसोला, वेरिसोला किसका, छोटी माता का। उसके बाद हमारा अगला बीमारी आती है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा, ट्रेकोमा
बीमारी का लक्षण क्या होता है? ये हमारे शरीर की कॉर्निया, आँख की कॉर्निया को बढ़ा देता है। कॉर्निया की वृद्धि होना, आँख में जो कॉर्निया होती है उसकी क्या हो जाती है? उसकी वृद्धि हो जाती है। आँख की कॉर्निया की वृद्धि होना किस कारण होती है? ट्रेकोमा। तो ये इस क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि ट्रेकोमा किससे संबंधित बीमारी होती है? तो ट्रेकोमा बीमारी होती है आँखों से संबंधित। साथ साथ में लिखते जाओगे और बोलते जाओगे, आँखों से संबंधित बीमारी, आँखों से संबंधित बीमारी, आँखों से संबंधित बीमारी। साइंस को याद करने का एक ही तरीका होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिखते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वापस रिवीजन करते जाओ, और साथ साथ में यदि कोई भी क्लास ले रहे हो तो साथ साथ में अच्छे से नोट्स बनाओ और साथ साथ में बोलते जाओ। जैसे ही आप साथ साथ में बोलोगे मन स्थिर रहेगा आपका और चित्त शांत रहेगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मनन होगा। और छोटी मात्रा जैसे कि मैंने बताया तो चिकन पॉक्स के कारण होता है, और इसका उत्तरदायी वायरस कौन सा होता है? उसका उत्तरदायी वायरस होता है वेरिसोला, और इसकी था वेरिओला, किसका? चेचक का। अब देखो ट्रेकोमा रोग किस कारण होता है? तो सर वायरस के कारण होता है। इसका लक्षण क्या होता है? कॉर्निया की वृद्धि होना। ये किससे संबंधित होता है? ये आंखों से संबंधित बीमारी होती है। इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? यही है कि ये किस प्रकार से संबंधित बीमारी है, तो आंखों से संबंधित बीमारी होती है। उसके बाद में इसका वायरस क्या होता है? इसका वायरस यही होता है ट्रेकोमा। इसका वायरस होता है ट्रेकोमा। देखो 3 बिंदु याद रखना, कॉर्नियों की वृद्धि होना आंखों से संबंधित बीमारी होती है, इसका वायरस होता है ट्रेकोमा। इसको सही करने के लिए दवाई ली जाती है पेनिसिलिन। इसकी दवा होती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। देखो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही बनेगा कि ये बीमारी जो ट्रेकोमा होती है किससे संबंधित होती है? आंखों से संबंधित बीमारी होती है। ये वायरस कौन सा होता है? देखो वायरस नाम ही से ट्रेकोमा, और दवाई कौन सी होती है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इसकी दवाई होती है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही बनेगा, ये किस अंग से संबंधित बीमारी होती है? उसके बाद होती है ये आंखों से संबंधित। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट अगला रोग आता है डेंगू, जिसको हड्डी तोड़ भी बोलते हैं, हड्डी तोड़ बीमारी जिसको बोलते हैं डेंगू। डेंगू। अब डेंगू से सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन बनता है कि इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार। अब देखो इसका वायरस होता है, वायरस डेंगू ही होता है। इसका वायरस होता है डेंगू। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा कि ये हमारे शरीर में वाहक दोस्तों क्या होता है? जैसे एक व्यक्ति में यदि डेंगू हो गया, उसके बाद दूसरे व्यक्ति में फैलाने के लिए वाहक के रूप में जो कार्य करेगा, वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसका डेंगू का हमारे शरीर में वाहक कौन होता है? डेंगू के शरीर में हमारे वाहक होता है एंडीज इजिप्टाई। एंडीज इजिप्टाई। इजिप्टाई। देखो कोई नाम हार्ड होते हैं तो उसको बार बार बोलते जाओ। एंडीज इजिप्टाई ये एक फीमेल मच्छर होता है जो हमारे शरीर में इस रोग को फैलाने का वाहक होता है। वाहक कौन होता है? एंडीज इजिप्टाई। एंडीज इजिप्टाई जो हमारे शरीर में डेंगू रोग को फैलाने का वाहक होता है। वाहक कौन सा? एंडीज इजिप्टाई। किस रोग को फैलाता है? डेंगू का। ये एक फीमेल मच्छर होता है जो हमारे शरीर में, इसको वायरस अलग होता है, वाहक अलग होता है। वायरस और वाहक, वाहक क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का कार्य करता है, वो होती है फीमेल मच्छर। उस फीमेल मच्छर का नाम होता है एंडीज इजिप्टाई। एंडीज इजिप्टाई बार बार बोलते जाओ और अपना नाम याद होता जाएगा। यदि ना और भी नाम देगा आपको चांस कम रखता है तो आप वाइट पेज में लिखते जाओ और जहाँ आप डेली पढ़ते हो उसके सामने चिपका दो, ताकि ये नाम आप डेली पढ़ते जाओगे, रूटीन में बनता जाएगा और नाम अपने आप याद हो जाएगा। वाहक डेंगू का कौन? तो एंडीज इजिप्टाई। एंडीज इजिप्टाई बार बार बोलते जाओ। क्या होता है? फीमेल मच्छर होता है। फीमेल मच्छर जितने भी आसपास में देखे जाते हैं तो ये हमारे शरीर में कुछ ना कुछ रोग जरूर फैलाते हैं। उसके बाद में इसका उपचार क्या होता है? इसका उपचार होता है माइकोफेनिक अम्ल। इसके उपचार के लिए में दवाई दी जाती है माइकोफेनिक अम्ल। माइकोफेनिक अम्ल नाम का मेडिसिन दिया जाता है जो हमारे शरीर में इस डेंगू की बीमारी को कम किया जा सकता है। उसके बाद में इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं बुखार आ जाना या हड्डियों में बहुत तेज दर्द होना। तो ये किस कारण होता है? ये डेंगू के कारण होता है। उसके बाद में इसकी रोकथाम करने के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट उपचार यहाँ पालन किया जाता है, वो होता है गेम्बुशिया मछली का पालन करना। गेम्बुशिया मछली का पालन
देखो ये मच्छर के कारण फैलता है। तो गेम्बूशिया मछली होती है जो इन मच्छरों को खा जाती है। जैसे इन मच्छरों को खाएगी तो हमारे शरीर में इनके फैलने का खतरा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो वह कौन सी मछली उत्तरदायी होती है जो डेंगू के रोग को क्या करती है, कम करती है? तो वो होती है गेम्बूशिया। आपको वेरी इंपॉर्टेंट डाल के लिखना है। पिछली बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन सी मछली है जो डेंगू के रोग को कम करती है, वो होती है गेम्बूशिया मछली। गेम्बूशिया मछली ये किस में फैलता है, ये हमारे शरीर में किस प्रकार से फैलता है? साफ पानी में इस प्रकार के वाहक होते ही मछली उत्पन्न होती है। और यदि आप उस साफ पानी में इस मछली को डाल दोगे तो ये मछली इन जीवों को खा जाएगी और हमारे शरीर में डेंगू फैलने का खतरा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो जैसे कि देखो गेम्बूशिया होता है, गेम्बूशिया मछली होती है, वो इस रोग को क्या करती है, कम करती है। उसके बाद में जो बकरी होती है, बकरी के दूध में भी इस प्रकार का प्रोटीन होता है। देखो बकरी क्या करती है, हर जगह घूमती है, वहाँ पर वो कंटीली झाड़ियाँ खाती है। कंटीली झाड़ियों में सबसे ज़्यादा जड़ी बूटी होती है। जैसे जड़ी बूटी से उसमें क्या होता है, दूध बनता है। दूध बनेगा तो वो हमारा सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों को बकरी का दूध पिलाना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा पौष्टिक आहार होता है। तो उससे भी हमारे शरीर में डेंगू का खतरा क्या रहेगा, कम रहेगा। देखो बकरी का दूध पिलाना चाहिए, बकरी का दूध पिलाया जाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों में इस दूध को पिलाया जाएगा तो उसमें एंटीबॉडी बन जाएगी, यहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन बढ़ाते हैं? जब मैंने भोजन के संतुलित आहार पढ़ाए थे, संतुलित आहार के घटक पढ़ाए, तब मैंने बताया था विटामिन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। वो हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो बकरी में भी उस प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। उस कारण हमारे शरीर में डेंगू रोग का खतरा कम रहेगा। तो कारण क्या रहता है कि ये जड़ी बूटी खाती है। अब उसके बाद आता है चिकनगुनिया। अगला रोग आता है चिकनगुनिया। अब देखो चिकनगुनिया और डेंगू में एक चीज़ कॉमन रहती है। देखो चिकनगुनिया, अगला रोग आता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया फैलाने का वायरस यही होता है, चिकनगुनिया वायरस। ये किस वायरस से फैलता है? तो सर ये चिकनगुनिया वायरस से ही फैलता है। अब उसके बाद में इंपॉर्टेंट आता है कि हमारे शरीर में इसका वाहक कौन होता है। देखो इसका वाहक और डेंगू का वाहक एक ही होता है। इसका वाहक भी एंडीज इजिप्टाई होता है और इसका भी एंडीज इजिप्टाई होता है। एंडीज इजिप्टाई कौन होता है? एंडीज इजिप्टाई। देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसका वाहक एंडीज इजिप्टाई होता है? निम्नलिखित में से किसका वाहक एंडीज इजिप्टाई होता है? देखो एंडीज इजिप्टाई किस किस का वाहक होता है? वाहक का मैंने क्या बताया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग को फैलाने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं वाहक। देखो वाहक चिकनगुनिया का वाहक भी एंडीज इजिप्टाई होता है और डेंगू का वाहक भी एंडीज इजिप्टाई होता है। देखो इसका वायरस भी डेंगू होता है, इसका वायरस चिकनगुनिया नाम से चिकनगुनिया होता है। दो बिंदु इसमें याद रखने हैं। एक क्या होता है, जैसे इसका वाहक क्या होता है, एंडीज इजिप्टाई, और इसका वाहक भी क्या होता है, एंडीज इजिप्टाई। क्वेश्चन इसी प्रकार से बन सकता है, एंडीज इजिप्टाई किसका वाहक होता है? तो डेंगू और चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का वाहक कौन? एंडीज इजिप्टाई। डेंगू का वाहक कौन? एंडीज इजिप्टाई। याद हो गया सबको? मैंने क्या बोला, नाम याद नहीं हो रहे तो आप बार बार बोलते जाओ और बार बार इस चीज़ को रिवीजन करते जाओ। एक बार देखो, दो बार, 10 बार इस क्लास को देखते जाओ। ये क्वेश्चन अपने आप आपके नज़रों में आ जाएंगे और ये सारे बिंदु आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद अगला रोग आता है सार्स रोग। अगला वायरस से होने वाला रोग है सार्स रोग। देखो दोस्तों क्लासें लंबी हो सकती है लेकिन अपन जो भी टॉपिक पढ़े सारे टॉपिक पढ़ लेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे तो क्वेश्चन कहाँ से बाहर जाएगा। जो क्वेश्चन अपन लोग एग्जाम में देखेंगे वो अपने यदि पढ़ा हुआ मिलेगा तो अपन उस चीज़ को सही कर लेंगे और अपन हमारा जो टारगेट होता है वो अपन सक्सेस कर लेंगे या उसको अचीव कर लेंगे। उसके बाद आता है सार्स रोग। सार्स रोग को अन्य नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं किलर निमोनिया। एक मैंने पढ़ाया था निमोनिया जो बैक्टीरिया से फैलता है, ये होता है किलर निमोनिया। किलर निमोनिया। आपको कमेंट बॉक्स में लिखाना है कि कौन सा जीवाणु से हमारे शरीर में निमोनिया फैलता है। मैंने निमोनिया टॉपिक पढ़ा रखा है, वो क्वेश्चन पढ़ाया था जीवाणु से संबंधित, मेरी पिछली क्लास है, वो मैं आपको ये जैसे वीडियो कंप्लीट होगा उसके स्क्रीन पर डाल दूंगा कि बैक्टीरिया से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो हमारे शरीर में किस प्रकार से फैलते हैं। उसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी ताकि बैक्टीरिया से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो आपको 1 सेकंड में याद हो जाएंगे। उसके बाद ये होता है किलर निमोनिया। किलर निमोनिया या उसको बोलते हैं सार्स रोग। ये हमारे शरीर में किससे फैलता है? तो शरीर वायरस से फैलता है। एक खाली निमोनिया होता है वो हमारे शरीर में बैक्टीरिया जीवाणु से फैलता है। क्वेश्चन को रिलेट करते जाओ और अपने आप क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, चुटकियों में याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे? तो सर निमोनिया पढ़ा है तो बैक्टीरिया में, आप बैक्टीरिया जैसे आया तो बैक्टीरिया क्लास जाके देखो बैक्टीरिया कौन सा होता है निमोनिया को फैलाने के लिए। एक होता है किलर निमोनिया, तो इसका वायरस होता है और इसको अन्य नाम बोलते हैं सार्स रोग। इसका अन्य नाम होता है सार्स रोग। उसके बाद में इसका वायरस होता है सार्स कोरोना वायरस।
सार्स कोरोना वायरस। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमारे शरीर में कोरोना या कोविड-19 ये एक फैमिली होती है इसकी। ये हमारे शरीर में वर्तमान में जो चल रहा है ये कौन सा होता है, ये वायरस कोरोना वायरस की ये तीसरी फैमिली है। अभी तक 2 फैमिली देखी गई। सबसे पहले 2002 में चाइना में देखी गई, जो उसकी 2 फैमिली देखी गई है। अभी जो तीसरी फैमिली है जो कोरोना या कोविड-19 जो सबसे घातक बीमारी है, सबसे घातक बीमारी है। किस प्रकार से घातक है कि इसका वर्तमान में कोई भी इलाज नहीं है। अभी ये पता नहीं कि मेड मैन है या एक नेचुरल बीमारी। जैसे कि देखो कोई भी दोस्तों नेचुरल बीमारी होती है तो उसका सोल्यूशन जरूर निकलता है। कैसे? ये हमारे शरीर में नेचुरल इतनी प्रतिभाशाली है कि वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी जरूर निर्माण करती है, एंटीबॉडी का जरूर निर्माण करती है। मेड मैन होती है, यदि व्यक्ति के द्वारा बनी बीमारी होती है तो उसको एंटीबॉडी निर्माण करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जिस प्रकार से वर्तमान में विश्व में सबसे ज़्यादा 3 देश ग्रसित है। कौन कौन से कोविड-19 से ग्रसित है? क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में ऐसे कौन से देश है जो सबसे ज़्यादा कोविड-19 से ग्रसित है? एक है भारत, वर्तमान में भारत, उसके बाद USA, उसके बाद में ब्राज़ील। जब वर्तमान में कोरोना का इफेक्ट देखा गया था, वर्तमान में जब कोरोना का इफेक्ट देखा गया तब सबसे ज़्यादा USA, इटली, इन देशों में देखा गया था कि इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। जैसे ही भारत में लॉकडाउन हटा तो सबसे ज़्यादा वर्तमान में केस, दिल्ली के प्रतिदिन केस आ रहे हैं 80 से 90 हज़ार। कारण क्या है कि भारत में अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी, पूरे विश्व में वैक्सीन नहीं बनी, इसकी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। जब तक हमारे शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनती है तब तक हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप नहीं होती है। देखो क्वेश्चन रिलेट करते जाओ कि एंटीबॉडी हमारे शरीर में कब बनती है? जब हमारे उस प्रकार से अपन कोई चीज़ खाते हैं या हमारे शरीर में उस प्रकार का टीका लगाया जाता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी क्या करती है? हमारे शरीर में कोई भी वायरस होता है, कोई भी बैक्टीरिया होता है, कोई भी यदि एंटीजन होता है वो बनता है, उसको मारने के लिए एंटीजन बनेगा तो उसकी प्रकार से हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है। एंटीजन बना तो एंटीजन को उसको प्रभाव को कम करने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है। अब देखो वर्तमान में क्या बोलते हैं कि जिसका इम्यूनिटी सिस्टम सबसे ज़्यादा मजबूत होता है उसका कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। कारण क्या होता है? वो एंटीबॉडी हमारे शरीर को एंटीजन के प्रभाव को क्या कर देती है? कम कर देती है। देखो क्वेश्चन को रिलेट करते जाओ और आराम से क्वेश्चन याद हो जाते हैं। उसके बाद में आता है अगला, इसका जो वायरस से होने वाला लास्ट रोग होता है उसको बोलते हैं येलो फीवर। उसको बोलते हैं येलो फीवर। दोस्तों अभी तक हमने वायरस से जितने भी रोग होते हैं वो डिटेल में पढ़ लिए। अभी तक आप यदि पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो पिछली क्लास जरूर देखें। और साइंस की जितनी भी अभी तक हमारी 20वीं क्लास है, आज हमारे साइंस की 20 क्लास हो गई आप सबके आशीर्वाद से। और मानव रोग की आज हमारी 4थी क्लास है। मानव रोग में आज पिछली क्लास में मैंने पढ़ लिया। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था कि हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर में फैलते हैं। उसके बाद पढ़ा था बैक्टीरिया हमारे शरीर में किस प्रकार से रोग फैलाता है। बैक्टीरिया की मैंने ट्रिक बताई। पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था बैक्टीरिया कुछ रोग उससे वायरस से होने वाले रोगों की मैंने ट्रिक बताई थी। अब आज हमारे वायरस से संबंधित ये लास्ट रोग है येलो फीवर। हमारे शरीर में येलो फीवर या पीला ज्वर जिसको बोलते हैं येलो फीवर, इसका वायरस होता है येलो फीवर। यही इस नाम से वायरस कौन सा होगा? यही वायरस येलो फीवर। इसके लक्षण क्या होते हैं? हमारे शरीर में जुकाम होना या बुखार होना, ये किसके लक्षण हो जाते हैं? ये लक्षण होते हैं सर वायरस के। तो इसी तरह से दोस्तों हमारे वायरस से संबंधित जितने भी रोग होते हैं या हमारा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। येलो फीवर किस कारण होता है? वायरस से। क्वेश्चन मिलान से आ सकता है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। किस प्रकार से वायरस से कौन से रोग होते हैं, कर्मी से कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं और बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं। तो हमारे जितने भी वायरस से संबंधित, बैक्टीरिया से संबंधित जितने भी रोग होते हैं हमने आज क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। तो आप पिछली क्लास जाके देख सकते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया से संबंधित कितने भी रोग होते हैं। उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआ। हमारे शरीर में प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? ये सारे कौन से रोग है? संक्रामक रोग क्या होते हैं? तो सर वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या कर लेते हैं? फैल लेते हैं। अब देखो प्रोटोजोआ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, कहीं भी नहीं जाइए। देखो क्वेश्चन आप यदि कोई भी क्लास पढ़ रहे हो तो उसको पूरी डिटेल में पढ़ो, आपको बीच में छोड़ के नहीं भागना है। अपन क्या करते हैं, हमारी एक आयु होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, कोई भी चीज़ से दूर भागते हैं, खासकर पढ़ाई से। लेकिन अपन दोस्तों जो भी टॉपिक स्टार्ट किया उसको पूरा कंप्लीट करो। अब जैसे ही पूरा कंप्लीट, जैसे प्रोटोजोआ से जितने भी रोग होते हैं मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो इससे प्रोटोजोआ से भी कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपसे गलत होगा सर? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इसको डिटेल से पढ़ लिया। अब इसके बाद में सबसे पहले आता है कि सर प्रोटोजोआ से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। प्रोटोजोआ से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं? एक होता है मलेरिया। मैंने जब डिजीज़ की क्लास स्टार्ट की तब मैंने बताया था कि मलेरिया हमारे शरीर में किससे संबंधित है, तो ये होता है प्रोटोजोआ। किससे होता है? प्रोटोजोआ। देखो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? एक होता है मलेरिया, एक होता है मलेरिया। उसके बाद में आता है अमीबीशिया।
अमीबीशिया, इसको बोलते हैं पेचिस रोग। अमीबिया रोग किस कारण होता है? अमीबीशिया। तो पेचिस रोग के, पेचिस इसका अन्य नाम होता है, किस कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। देखो हमारे जब अपन दस्त, किसी प्रकार खूनी की दस्त लगती है, उसमें अमीबिया का रोग होता है, खूनी दस्त होना। जब दस्त में खून आ जाता है वो किस कारण होता है? तो प्रोटोजोआ में एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं अमीबीशिया या पेचिस। अब देखो पहला रोग हो गया मलेरिया, अमीबीशिया, और तीसरा रोग होता है पायरिया, मसूड़ों में दर्द होता है, पायरिया। पायरिया इसका लक्षण क्या होता है? मसूड़ों में दर्द, पायरिया, मसूड़ों में दर्द, मसूड़ों में दर्द। उसके बाद आता है कालाजार रोग। कालाजार रोग भी किस कारण होता है? तो सर ये होता है प्रोटोजोआ, कालाजार रोग। उसके बाद में आता है नींद ज़्यादा आना। नींद ज़्यादा आना ये भी किस कारण होता है? ये भी प्रोटोजोआ के कारण होता है, नींद ज़्यादा आना। देखो 3 रोग लगा दिए मैंने, 5 रोग लगा दिए। मलेरिया, अमीबीशिया जिसको पेचिस रोग बोलते हैं, क्या लक्षण होते हैं? दस्तों में खून आना। उसके बाद पायरिया रोग होता है, मसूड़ों में दर्द होना। उसके बाद कालाजार रोग होता है, और उसके बाद आता है नींद ज़्यादा आना या निंद्रा रोग बोलते हैं। उसके बाद में किसी के दिमाग में आ गया सर आपने बैक्टीरिया वायरस से संबंधित कुछ ट्रिक लिखाई, तो इसके बारे में भी हमें ट्रिक बता दो। जिसकी ट्रिक होती है मापा में काला सोना। मापा एक जगह है, वहाँ पर क्या है? काला सोना। मापा में काला सोना। देखो मैंने पहले ही बताया था कि साइंस ट्रिक से याद नहीं होती, लेकिन अपने कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो अपन याद नहीं होते हैं, भूल जाते हैं, बहुत सारे ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें उसको याद करने के लिए अपने एक ट्रिक बना देते हैं। मापा में काला सोना। देखो काला सोना किसे बोलते हैं? कोयला को नहीं बोलते हैं, काला सोना बोलते हैं अफीम को। देखो यहाँ भी एक क्वेश्चन तैयार हो गया, एक एक बिंदु से क्वेश्चन बन सकता है, तो हमेशा तैयार होगी किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। देखो मापा में काला सोना, काला सोना किसे बोलते हैं? अफीम को बोलते हैं, कोयला को नहीं बोलते हैं, काला सोना अफीम को बोलते हैं। जैसे देखो माँ से क्या बन गया? तो माँ से बन गया मलेरिया। माँ से क्या बन गया? मलेरिया। अब देखो पा से क्या बन गया? तो सर पायरिया। याद हो रहे कि नहीं हो रहे? आपको एक ही लाइन याद रखनी है और सारे नाम याद हो जाएंगे किसके? प्रोटोजोआ संबंधित जितने भी रोग होते हैं। इसको मापा में काला सोना, मापा एक जगह है, वहाँ पर क्या है? काला सोना। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई? माँ से मलेरिया, पा से क्या हो गया? पायरिया। अब देखो उसके बाद आता का, काला से क्या हो गया? कालाजार। काला से क्या आ गया? कालाजार। मापा पे, मापा पे काला सोना, मापा पे लिखो यहाँ पे, ऐसे ट्रिक जुड़ेगी नहीं। मापा पे काला सोना। देखो पे से क्या हो गया? पेचिस रोग। पे से क्या हो गया? पेचिस रोग। साथ साथ में बोलते जाओ और साथ साथ में लिखते जाओ। यहाँ की यहाँ ट्रिक याद करनी। जैसी क्लास ली एंड में आपको कोई भी पूछे कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, उसको फटाक से बताओगी 1 मिनट। मापा पे काला सोना। देखो बताओ, माँ से मलेरिया, पा से पायरिया, पे पेचिस, काला से कालाजार, और सोना से होता है अपन ज़्यादा सोते हैं उसको बोलते हैं निद्रा रोग या नींद ज़्यादा आना। निद्रा रोग या नींद जाना। देखो ट्रिक याद हुई नहीं? काला से कालाजार हो गया, काला से कालाजार। देखो कालाजार होने का प्रोटोजोआ उत्तरदायी होता है, उसको मैं आगे लिखाऊंगा सैंड फ्लाई बोलते हैं, उसको बोलते हैं सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई मतलब होती है उसको रेतीली जो मक्खी होती है, यहाँ मिट्टी में बनी मक्खी होती है। आपको पता है कि जब आप मरुस्थल में जाते हैं, यदि मरुस्थल में कोई भी व्यक्ति 3 या 4 महीने ज़्यादा रहता है तो वो क्या हो जाता है? काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला। उससे अपन को याद रखना। देखो अपने को कैसे भी करके ये एन प्रकार अपने को क्वेश्चन याद होना चाहिए, कोई भी बिंदु याद होना चाहिए। जैसे देखो कालाजार किस कारण होता है? कौन सा इसका प्रोटोजोआ होता रहता है? सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई होता है जो मिट्टी में मक्खियाँ होती है, उस कारण जो यदि आपको पता है कि आदमी सैंड या मरुस्थल में ज़्यादा रहता है तो उसका शरीर क्या हो जाता है? कालापन। तो आपको कालाजार तो सैंड फ्लाई। उसके बाद में सोना मतलब नींद ज़्यादा ना, निंद्रा रोग, उसको बोलेंगे निंद्रा रोग। देखो प्रोटोजोआ से 5 रोग 5 हाथों हाथ याद हो गए। कौन कौन से सर? मलेरिया, अमीबीशिया पेचिस, दस्त में खून आना। उसके बाद पायरिया रोग, पायरिया मसूड़ों में दर्द होना। उसके बाद कालाजार रोग, इसका उत्तरदायी प्रोटोजोआ तो सर आपने लिखा दिया सैंड फ्लाई। तो सर हमें ये भी याद हो गया सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई किसका उत्तरदायी प्रोटोजोआ? तो सर कालाजार का। क्यों? तो सर हमको पता है कि सैंड या मिट्टी में अपन या मनुष्य क्षेत्र में जब ज़्यादा आदमी 3 या 4 महीने रहता है तो आंखें उसकी जो चमड़ी होती है उसमें काला बना है। उसके बाद सर नींद ज़्यादा आना किस कारण होता है? प्रोटोजोआ। मैं आगे लिखूंगा कौन सा इसका प्रोटोजोआ उत्तरदायी रहता है जिसमें ज़्यादा नींद आती है, उसको
क्या बोलते हैं, निंद्रा रोग। अब देखो इसका ट्रिक क्या होगी, इसमें माँ पा पे काला सोना, माँ से मलेरिया, पा से पायरिया, पे मतलब पेसिस या मिबीसिया, उसके बाद का मतलब काला मतलब कालाजार और सोना मतलब निंद्रा रोग। याद हो गया सबको, साथ में बोलते जाओ और साथ साथ में लिखते जाओ। निंद्रा किस कारण होती है, तो सर प्रोटोजोआ, ज़्यादा नींद आना प्रोटोजोआ के कारण होती है। उसके बाद कालाजार रोग प्रोटोजोआ, पायरिया रोग भी प्रोटोजोआ के कारण, अमीबिशिया पेसिस रोग भी प्रोटोजोआ के कारण, मलेरिया रोग भी प्रोटोजोआ के कारण। हाथों हाथ याद कर लो सब लोग। उसके बाद अब पढ़ते हैं डिटेल में। अब देखो मैंने सबसे पहले बताया वायरस के कारण किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, और प्रोटोजोआ से हमारे शरीर में किस प्रकार से रोग होते हैं ये भी बता दिया आपको। 5 प्रकार के रोग होते हैं। क्या लिखा है, तो मैंने ट्रिक क्या लिखा है आपको, सभी लोग बोलो क्या ट्रिक लिखाई है, मापा पे काला सोना, मापा पे काला सोना। ये किसकी ट्रिक है, तो सर ये प्रोटोजोआ की। मापा पे काला सोना। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे कि इसका फैलाने वाला वाहक कौन है, इसका वाहक कौन है, ये हमारे शरीर में फैलाने इसका वाहक कौन है। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि मलेरिया को फैलाने के लिए वाहक कौन सा होता है, यहाँ मैंने बताया डेंगू को फैलाने वाला वाहक कौन सा होता है। अब मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे कि मलेरिया का हमारे शरीर में फैलाने वाला वाहक कौन सा होता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि मलेरिया की संक्रामक अवस्था कौन सी होती है। जो हमारे शरीर में बीमारी होती है उसमें एक संक्रामक अवस्था होती है, उसमें हमारे शरीर में मलेरिया की जो संक्रामक अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पोरोजोइट। मलेरिया की संक्रामक अवस्था को क्या बोलते हैं, मलेरिया की संक्रामक, मलेरिया की संक्रामक अवस्था। क्वेश्चन क्या है, मलेरिया की संक्रामक अवस्था को क्या बोलते हैं। मलेरिया की संक्रामक अवस्था को बोलते हैं स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट। क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट। अब देखो दोस्तों पढ़ लेते हैं कि मलेरिया के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। अब हमारा अगला बिंदु आता है मलेरिया, जो हमारे शरीर में किससे फैलता है, तो सर ये प्रोटोजोआ। मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई, बोलो सभी लोग बोलो क्या बताइए, मापा पे काला सोना। काला सोना किसे बोलते हैं, तो सर अफीम को। अब देखो मैंने बताया कि सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई किस रोग का वाहक होता है, सैंड फ्लाई किस रोग का वाहक होता है, बोलो सभी लोग बोलो किसका होता है, तो सर काला जो होगा उसको बोलते हैं रेतीली मक्खी भी बोलते हैं, और उसको आगे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेस, जिसका क्या हो जाता है, काला हो जाता है रेत में रहने के लिए। उसके बाद आता है मलेरिया। मलेरिया का उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या होता है, मैंने पहली क्लास में बताया था। उत्तरदायी प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है, सभी लोग बोलो। मलेरिया का उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम। इसलिए मैं बोलता हूँ आप मेरी जो भी क्लास होती है वो सभी क्लास आप आराम से देखो, और एक एक क्वेश्चन हर एक क्लास से रिलेट रहता है। मैंने पहले दिन ही बताया था कि मलेरिया किससे संबंधित होता है, कौन से प्रोटोजोआ से होता है, तो प्लाज्मोडियम। अब देखो प्लाज्मोडियम इसका क्या होता है, ये प्रोटोजोआ से हमारे शरीर में फैलता है। इसको फैलाने के लिए हमारे शरीर में वाहक कौन सा होता है, यहाँ वेक्टर कौन सा होता है, ये होता है मादा एनाफिलिज्म, मादा एनाफिलिज्म, मादा एनाफिलिज्म। ये हमारे शरीर में क्या होता है, वाहक, या इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। याद हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, याद हुआ क्या हुआ, हमारे शरीर में मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम। लेकिन इसका फैलाने का वाहक कौन सा होता है, वाहक का अर्थ क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाना, ये होता है मादा एनाफिलिज्म। मादा एनाफिलिज्म मतलब ये होती है फीमेल मक्खी, फीमेल ये मच्छर होता है, ठीक है। फीमेल मच्छर हमारे शरीर के लिए हमेशा क्या होती है, घातक होती है। ओनली फॉर फीमेल मच्छर की बात करा। उसके बाद इसका वाहक क्या होता है, मादा एनाफिलिज्म, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। इसकी संक्रमण अवस्था मैंने बता दी है कौन सी होती है, स्पोरोजोइट। कौन सी होती है, स्पोरोजोइट। उसके बाद इसकी सर दवा कौन सी होती है, इसकी दवा आप सभी ने सुनी होगी, इसकी दवाई आपके सबको याद है, इसकी दवाई होती है कुनेन, इसकी दवाई होती है कुनेन। अब देखो किसी के दिमाग में याद आया होगा सर ये कुनेन कहाँ से प्राप्त की जाती है, कुनेन सिनकोना पादप की साल से प्राप्त की जाती है। सिनकोना, सिनकोना पादप की साल से, ये कहाँ से प्राप्त होती है, ये सिनकोना पादप होता है, उसकी साल से हम कौन सी दवा प्राप्त करते हैं, कुनेन, जो हमारे शरीर में मलेरिया को ठीक करती है।
अब देखो मलेरिया से किसके कारण प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम इसका उत्तरदायी कारक, वह कौन सा वेक्टर का कार्य रहता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस रोग को फैलाना, वो कौन होता है, मादा एनाफिलिज्म जो मच्छर होता है। उसके बाद दवा कौन सी इसको सही करने के लिए, कुनेन। अब उसकी संकरण अवस्था को मैंने क्या बताया था, इसकी संकरण अवस्था को बोलते हैं स्पेरोजोइट। इसकी संकरण अवस्था को क्या बोलते हैं, स्पेरोजोइट। संकरण अवस्था को स्पेरोजोइट। देखो इंग्लिश में नाम है लेकिन अपन को याद रखना है, इंग्लिश में नाम भी पूछे जाते हैं कि मलेरिया की संकरण अवस्था को स्पेरोजोइट, मलेरिया का प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, वाहक मादा एनाफिलिज्म, दवा कुनेन जो सिनकोना पादप की साथ से प्राप्त होती है। ये हमने पढ़ लिया पहला मलेरिया से। उसके बाद आता है हमारा पेचिस रोग, जो किस कारण फैलता है, तो सर प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। पेचिस का अन्य नाम क्या बताया था, अमीबियासिस। अमीबियासिस जिसको क्या बोलते हैं, पेचिस। तो ये किस कारण फैलता है, ये दूसरा रोग है प्रोटोजोआ के कारण। प्रोटोजोआ का पहला रोग तो सर मलेरिया, संक्रमण अवस्था सर स्पेरोजोइट। अब दूसरा अमीबियासिस, पेचिस रोग बोलते हैं। इसका प्रोटोजोआ कौन सा होता है, इसका एंट एमीबा होता है, एंट अमीबा। इसका जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ होता है उसको बोलते हैं एंट एमीबा विस्टोलिटिका, एंट एमीबा विस्टोलिटिका। सभी लोग साथ में बोल दो, एंट एमीबा विस्टोलिटिका। क्या होता है दोस्तों, बोलो, एंट एमीबा विस्टोलिटिका। साथ में बोलते जाओ, साथ में लिखते जाओ, एंट एमीबा विस्टोलिटिका, एमीबा विस्टोलिटिका। ये हमारे शरीर के किस भाग को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो ये हमारे शरीर के सबसे बड़ा भाग जो लास्ट भाग होता है, पाचन की क्रिया सबसे लास्ट में होती है, जिसमें पाचन कम होता है, अवशोषण कम होता है। मैंने लिखाया था सबसे ज़्यादा दवा, जल और खनिज का पाचन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, सभी लोग लिखो। मैंने बताया था जब पाचन सिस्टम बताया था, क्या बताया था, बड़ी आंत। क्या बताया था, बड़ी आंत। ये हमारे शरीर के किस भाग से संबंधित रोग होता है, तो हमारे शरीर के प्रभाव कौन से भाग पर प्रभाव डालती है, प्रभावित हमारे शरीर में अंग होता है वो होता है बड़ी आंत। अब देखो जैसे ही हमारे दिमाग में आया या आपने नाम सुना तो बड़ी आंत से हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, अवशोषण होता है। अब देखो अवशोषण किस का होता है, तो मैंने लिखा था हमारे शरीर में दवा या मेडिसिन, उसके बाद मैंने लिखा था जल, और उसके बाद मैंने लिखा था खनिज। हमारे पाचन सिस्टम का सबसे लास्ट टॉपिक ही क्या था, अवशोषण। देखो दवा का अवशोषण कहाँ पर होता है, एक मुख में भी होता है, मुख में कहाँ पर, लार या जबान लिखाई थी मैंने, वहाँ पर भी दवा का अवशोषण होता है, और मुख में पर भी होता है अवशोषण, बड़ी आंत और कहाँ पर, मुख में। उसके बाद देखो बड़ी आंत में अवशोषण किस का, टॉपिक को रिवाइज करो, टॉपिक को याद करो, क्या, बड़ी आंत का अवशोषण किस का, दवा का, जल का और खनिज का। सबसे ज़्यादा अवशोषण दवा का कहाँ पर होता है, तो सर बड़ी आंत में। और हमारे शरीर में मिनरल्स होते हैं, उसका भाई बड़ी आंत में अवशोषण होता है। देखो खनिज हमारे शरीर में क्या करते हैं, शरीर का निर्माण में सहायक कौन होते हैं, मैंने लिखा था खनिज हमारे शरीर में, शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। दूसरा कौन सा था हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में था कौन सा, विटामिन। कौन सा था, विटामिन। और उसके बाद में जल, हमारे शरीर के निर्माण में सहायक तत्व कौन से, खनिज, जल और विटामिन। बड़ी आंत में किसका अवशोषण, तो सर दवा, जल और खनिज का। अब उसके बाद आता है अमीबिया पेचिस को सही करने के लिए कौन सी दवाई लेनी चाहिए, तो टेरामाइसिन। इस तरह से पढ़ोगे तो कौन सा क्वेश्चन बाहर जाएगा, आप ही सोचो, जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों कि एक एक टॉपिक को आप रिलेट करते जाओ। देखो मैंने क्या बताया, बड़ी आंत है, दिमाग में क्या आना चाहिए, अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है। अब देखो इसके बाद अवशोषण होगा तो हमारे अवशोषण में जितना भी हो गए, उसके बाद ये कहाँ क्या बनेगा, मलाशय किससे बाहर निकल जाएगी, एनएस या गुदा से बाहर निकल जाएगा। देखो प्रोसेस समझ में आई किसकी, पाचन तंत्र की। उसके बाद में बड़ी आंत में अवशोषण ज़्यादा। उसके बाद दवा कौन सी होती है इस रोग को सही करने के लिए, टेरामाइसिन। ये हमारा दूसरा रोग किससे, प्रोटोजोआ से। क्या हो गया, तो ये हो गया अमीबियासिस, पेचिस रोग बोलते हैं। अब अगला रोग आता है पायरिया। अगला रोग आता है पायरिया रोग। किस कारण, प्रोटोजोआ के कारण। उसके बाद कौन सा होता है, पायरिया रोग। इसका उत्तरदायी प्रोटोजोआ होता है एंटीमीबा
जीजोवेलिस, एंटीमीबा जीजोवेलिस, एंटीमीबा जीजोवेलिस। देखो इसका उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है? एंटीबा जीजोवेलिस, एंटामीबा जीजोवेलिस। इसका उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है? इसका उत्तरदायी होता है एंटामीबा जीजोवेलिस। जीजोवेलिस। इसका एक ही बिंदु याद रखना है कि पायरिया जो रोग होता है वो एंटामीबा जीजोवेलिस से होता है। इसका उत्तरदायी कौन सा कारक होता है? इसका लक्षण क्या होता है? मसूड़ों में दर्द होना। इसका लक्षण क्या होता है? मसूड़ों में दर्द होना, मसूड़ों में दर्द होना। पायरिया रोग का लक्षण क्या होता है? मसूड़ों में दर्द होना, मसूड़ों में दर्द होना। ये किसका लक्षण होता है? तो ये हमारे जो शरीर में प्रोटोजोआ होता है, जो उसका लक्षण क्या होता है? मसूड़ों में दर्द होना। अगला रोग आता है स्लीपिंग सिक या सोने की बीमारी। सोने की बीमारी किस कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण होती है। प्रोटोजोआ के कारण कौन सी बीमारी होती है? ज़्यादा नींद आना, निंद्रा बीमारी, निंद्रा आना, ज़्यादा नींद आना। कौन सा रोग है ये हमारा? चौथा। किस कारण? प्रोटोजोआ के कारण। ज़्यादा सोना किस कारण होता है? तो सर प्रोटोजोआ के कारण। इसका उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है? देखो ज़्यादा निंद्रा आना, ज़्यादा नींद आना। इसका उत्तरदायी प्रोटोजोआ होता है ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा। देखो सोना से क्या आ गया? ट्रिपेनोसोमा। ये सोमा है, इससे क्या आ जाएगी? ज़्यादा नींद आ जाएगी। देखो उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है? उत्तरदायी प्रोटोजोआ होता है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा क्या, इससे क्या लक्षण होता है? तो सर हमारे शरीर में नींद ज़्यादा आ जाती है। इसका भाग क्या होता है? तो इसकी सीसी एक फलाई मक्खी होती है। सीसी मक्खी, सीसी मक्खी ये हमारे शरीर में इस रोग को फैलाने क्या होती है? वाहक होती है या वेक्टर होती है। इसकी वाहक क्या होती है? सीसी मक्खी। उसके बाद में इसका लक्षण क्या होता है? इसका लक्षण होता है मानसिक व शारीरिक रूप से आदमी क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। यहाँ लसिका ग्रंथि, इसका जो एक नोट के रूप में आप लिख लो कि इसके लक्षण क्या होते हैं? ये हमारे लसिका ग्रंथि को बढ़ा देती है। लसिका ग्रंथि इस रोग से बढ़ जाती है और शारीरिक व मानसिक रूप से आदमी कमज़ोर हो जाता है। शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर होना। देखो दोस्तों, आदमी या मनुष्य ज़्यादा सोएगा तब उसके दिमाग की जो नसें हो जाती है वो क्या हो जाती है? डीएक्टिवेट हो जाती है, यहाँ वो कुछ कार्य नहीं करती है। और शारीरिक रूप से क्या हो जाता है? वो कमज़ोर हो जाता है। एक्टिविटी नहीं करेगा तो एक ही जगह आदमी पड़ा रहता है तो उसका शरीर क्या हो जाता है? काम नहीं करता है। उसका कारण क्या होता है? नींद ज़्यादा आना। किस कारण होता है? इसका प्रोटोजोआ कौन सा उत्तरदायी रहता है? ट्रिपेनोसोमा। सोमा से क्या आ जाती है? ज़्यादा नींद आती है। याद क्या रखना है? सोमा मतलब ज़्यादा सोना। देखो ट्रिपेनोसोमा किस कारण है? प्रोटोजोआ के कारण। वहाँ क्या होता है? सीसी मक्खी होती है। लक्षण क्या होते हैं? लसिका ग्रंथि इससे क्या जाती है? बढ़ जाती है और शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर होना। ये किसके लक्षण होते हैं? ये आ जाते हैं प्रोटोजोआ के लक्षण। अगला हमारा लास्ट इसका जो प्रोटोजोआ का आता है बीमारी कालाजार। कौन सी आती है? कालाजार। पांचवा रोग आता है कालाजार। अब देखो जैसे ही आया दिमाग में तो सर कालाजार का उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है? इसका उत्तरदायी प्रोटोजोआ होता है लिस्मेनिया। इसका उत्तरदायी प्रोटोजोआ ये हमारे शरीर में किस प्रोटोजोआ से फैलता है? ये होता है लिस्मेनिया डोनोवानी। मैंने आपको क्या बोला है? ये नाम हर्ड है।
तो आपको क्या करना है, बार बार पढ़ो। देखो लिशमानिया डोनोवानी प्रोटोजोआ है, किसका बीमारी को इफेक्ट करता है हमारे शरीर में, काला जार बीमारी होती है जो हमारे शरीर में लिशमानिया डोनोवानी उत्तरदायी प्रोटोजोआ होता है। इसका भाग होता है, मैंने इसका भाग बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको बोलते हैं, इसका भाग होता है सैंड फ्लाई, इसको बोलते हैं रेतीली मक्खी। अब याद कैसे रखना है, मैंने क्या बताया, आप मरुस्थल क्षेत्र में जाते हो, वहाँ धूप ज़्यादा रहती है, सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। देखो एक एक टॉपिक ये अपने देखो ज्योग्राफिक टॉपिक रहता है, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो वहाँ पर धूप ज़्यादा रहती है। जैसे कि आपको पता है कि सोलर जो एजेंसी बना रखी है, जो सूर्य के समय जितने भी पावर चला रहे हैं या प्रोजेक्ट चला रहे हैं, वो किस क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र में। तो देखो भाग इसका होता है सैंड फ्लाई मरुस्थल क्षेत्र में अपन जाते हैं तो आदमी का शरीर काला पड़ जाता है, तो काला जार से क्या रखना है, इसका उत्तरदायी भाग तो सर रेतीली मक्खी। अब उसके बाद आता है सर इसके क्या इफेक्ट हो जाता है, तो हमारे शरीर में लीवर का आकार क्या जाता है, बढ़ हो जाता है, और स्लिपिन यानी आपको लीवर का आकार क्या होगा उसमें प्रभावित होगा हमारे शरीर में। तो इस तरह से हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो सर हमने पढ़ लिया एक तो जो हमारे शरीर में जीवाणु या बैक्टीरिया से संबंधित जितनी भी बीमारी होती है वो पढ़ लिया, वायरस से संबंधित जितने भी हमने बीमारी होती है वो कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया। उसके बाद हमने प्रोटोजोआ से संबंधित जितनी भी बीमारी होती है वो हमने पढ़ लिया। प्रोटोजोआ से संबंधित हमने आज कितनी बीमारियां पढ़ी, तो दोस्तों 5 बीमारियां पढ़ ली। कौन कौन से पढ़ी, तो मैंने ट्रिक बताई दी। क्या ट्रिक बताई दी, मैंने बताया मापा पे काला सोना। मापा मतलब हो गया मलेरिया, पा मतलब हो गया पेचिस, यहाँ पा मतलब हो गया पायरिया के बाद पे मतलब हो गया पेचिस, काला मतलब काला जार, सोना मतलब निंद्रा रोग ज़्यादा आना। अब देखो उसके बाद मैंने लिखा है कि मलेरिया में संक्रामक अवस्था कौन सी होती है, तो स्पोरोजोइट। अब देखो उसके बाद मैंने बताया काला जार में भाग कौन सा होता है, तो इसका होता है सैंड फ्लाई। याद कैसे रखना, ये रेतीली होती है, रेतीली मक्खी में होती है, रेत में अपन जाते हैं तो ज़्यादा काला हो जाते हैं, तो काला जार की भाग होती है सैंड फ्लाई। तो इसी तरह दोस्तों ये हमारी क्लास कौन सी हो गई, जो रोग पर मैंने आज चौथी क्लास ले ली। जो कितने डिटेल में पढ़े आप लोग समझ सकते हो कि एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक, एक एक बिंदु मैंने डिटेल में पढ़ा है। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से उठेगा। तो मैं इसकी शॉर्ट लेता हूँ, क्वेश्चन इससे बाहर कोई नहीं जाएगा। आपको वन लाइनर कोई भी क्वेश्चन मिलेगा इस टॉपिक से जरूर मिलेगा। तो आपको क्या करना, सबसे पहले मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो। उसके बाद अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करना ना भूले दोस्तों। लाइक करने से क्या होता है, जो कोई भी यदि आपको टीचर पढ़ा रहा है उसको क्या मिलता है, मोटिवेट की मेरी क्लास बच्चों की आ रही पसंद आ रही है। उसके बाद आपको ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अभी तक हमने जनरल साइंस की दोस्तों 20 क्लास कंप्लीट कर लिया। आप यदि पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हो तो पिछले क्लास जितनी भी होती है उसको आप जरूर एक बार देखो, ताकि अपने को एक टॉपिक है वो कनेक्ट होकर समझ में आ जाए। तो आज की क्लास अपन दोस्तों यहीं तक रखते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना प्यार दे रहे हो, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने आसपास सफाई रखें, स्वस्थ रहें, क्योंकि कोरोना काल है तो उसमें स्वस्थ रहना, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना बहुत जरूरी होती है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।